हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी विद गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ और आप इनको निश्चित ही करके एक इनका लाभ उठा सकते हो। और आपको भी पता है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में साइंस का कितना ज़्यादा योगदान है। पूरे पूरे 25 नंबर की आपकी साइंस आती है और 25 नंबर की आपकी मैथ आती है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए मैथ हो जाता है उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए साइंस हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, मैं वह वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लाता हूं ताकि आपका कम से कम समय लगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, C14 पद्धति कहते हैं। इसका अन्य नाम कार्बन डेटिंग विधि भी है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन आपका, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है मतलब सल्फर। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। चिन्हित करता है मतलब दोस्तों, आपको भी पता है जो प्रोटीन होते हैं ना, वो हमारे शरीर में एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तत्व हो जाता है। तो उसको जो चिन्हित करता है वो दोस्तों आपका सल्फर करता है। इसका आंसर सल्फर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। तो क्या कारण है कार्बन की बढ़ोतरी का। दोस्तों, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। भाई, पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, इस कारण से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। और दोस्तों, आपको भी पता है पुराने ज़माने के से लेके अब तक जो है हम मतलब जितने हम पेड़ हमारे बहुत कम होते जा रहे हैं दोस्तों, क्लियर सी बात है। तो पेड़ आज जितने कम होंगे उतना हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, और दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी 100% होगी। इस प्रकार दोस्तों आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। और नेक्स्ट आपका है फोर्थ क्वेश्चन, थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है। देखिए दोस्तों, हम थर्मामीटर में पारे को क्यों भरते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जो पारा है ना, वो आपका दीवारों से, जो कांच की दीवार होती है उससे चिपकता नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, वो दिखने में बहुत मतलब चमकीला है, दिखने में आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इसको डालते हैं। और तीसरी बात दोस्तों, वो टेम्परेचर का बहुत ही अच्छा सुचालक है, जो हमारा ताप है उसका बहुत अच्छा सुचालक है, इसी वजह से हम उसको थर्मामीटर में भरते हैं। तो दोस्तों, ये तीन चीज़ें आपसे, तीन में से कोई भी आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन तोड़ फोड़ के किसी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली गलत नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका, देखो दोस्तों, उसका भार हमेशा घटेगा। और कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान, अगर मान लो द्रव्यमान नहीं दोस्तों, भार, देखो भार की बात कर रहा हूँ मैं। द्रव्यमान और भार में अलग अलग चीज़ें होती है। जो द्रव्यमान होता है वो m होता है, और भार जो होता है वो g मिला के होता है। ठीक है, तो जो चूंकि उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है चंद्रमा का, वो पृथ्वी के से 1/6 है। यानी कि अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 6 किलो की है तो चांद पे वो 1 किलो की हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है, आसान सी भाषा में इसका, तो उसका भार घट जाएगा दोस्तों। क्लियर है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। तो भाई, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य मतलब लघु 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 रूप छोटा होती है। तो दोस्तों, आपको भी पढ़ा होगा बचपन से आपने, विबग्योर होता है ना, VIBGYOR। देखो दोस्तों, ये जो विबग्योर होता है इसमें मतलब एक तरीके से आरोही क्रम में होता है, ये छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। तरंग दैर्घ्य के मामले में बोल रहा हूँ मैं आपको, तो जो वॉयलेट बैंगनी है इसकी तरंग दैर्घ्य लघुत्तम होती है, और जो दीर्घतम होती है, जो सबसे अधिक होती है, वो किसकी होती है, रेड की होती है। जो देखो, मार्कर का कलर भी रेड है, तो इसलिए मैंने रेड लिया क्योंकि ये रेड काफ़ी दूर से देखा जा सकता है तरंग दैर्घ्य। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो बैंगनी की सबसे कम हो जाएगी, लघुत्तम। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है। दोस्तों, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, यानी कि उच्च होता है। पूछो क्यों। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, अगर किसी पात्र में हम पानी रखते हैं और उसमें हम बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं, तो बर्फ़ का टुकड़ा क्या करता है, तैरता है पानी पे तैरता है। वो भाई, वो तैरता क्यों है, क्योंकि उसका जो घनत्व है, बर्फ़ का जो घनत्व है, वो पानी की तुलना में कम है। अगर किसी चीज़ का घनत्व, जैसे पारे पर जो है लोहे की कील जो है वो तैरती है और समुद्र में डूब जाती है या पानी में डूब जाती है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि इसलिए होता है कि जो पारे का जो घनत्व है ना, वो ज़्यादा है उसके कील के मुकाबले, इसी हिसाब से दोस्तों। ठीक है, तो बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है, हाई होता है। एक दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन और बनता है बर्फ़ और पानी से, कि भाई अगर किसी पात्र में एक मतलब
एक पात्र में जल है और उसमें हम बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं, तो जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी तो उसके जो लेवल है उस पर क्या ऊंचाई पर कितना फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी जो ऊंचाई उसकी जब उसमें बर्फ़ डालेंगे ना पात्र में, जितनी उसकी बढ़ेगी वो उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना आयतन ले लेगा दोस्तों बर्फ़। ठीक है, ये क्लियर आपका। चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि तापमान की एसआई इकाई कितना है। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट सबसे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एसआई यूनिट याद कर लीजिए आप, ठीक है। एक आपका अदिश सदिश याद कर लीजिए आप, और मतलब जो स्टार्टिंग के चैप्टर है उनमें से आप इस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होती है बहुत ज़्यादा, तो आप इनके एसआई इकाई जितनी है सारी की सारी याद। देखो ताप का होता है दोस्तों केल्विन, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो आपको आप एक बार नज़र मार लेना सारी की सारी, क्योंकि रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। देखो दोस्तों मैंने कहा था ना आपको भाई, एक तो होता है बाहर होता है W बराबर mg, ठीक है, और जो m है वो है द्रव्यमान। तो दोस्तों द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान को तो भाई मान लो कोई चीज़ ऐसी है, ये इसका द्रव्यमान है, अब ये थोड़ी ना चांद पे जाके ऐसी हो जाएगी ऐसी हो जाएगी, नहीं कैसी नहीं होगी ना। तो दोस्तों इसका सिर्फ भार में चेंज होगा, द्रव्यमान में नो चेंज। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि रेडियो एक्टिविटी जो शब्द होता है रेडियो एक्टिव, उसमें होता है क्या होता है। देखो दोस्तों जो शब्द है रेडियो एक्टिव वो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है। दोस्तों रेडियो एक्टिव से आप क्या समझते हो? रेडियो एक्टिव एक एज ए संक्रमण धातु जिसे कहते हैं दोस्तों। रेडियो एक्टिव धातु का मतलब संक्रमण धातु, जो अपने अंदर से उत्सर्जित करते हैं कुछ, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इसकी छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। दोस्तों वही मतलब एक तरीके से रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसे कहते हैं वो भी अपने अंदर से कण उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो एज ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां, ध्वनि की तीव्रता तीक्ष्णता। देखो दोस्तों तीव्रता और तीक्ष्णता में क्या अंतर है? भाई तीव्रता तो एक तरीके से उसकी स्पीड एज ए स्पीड मान लो, और तीक्ष्णता मतलब कितनी तेजी से उसकी क्या होता है वो, मतलब एक तरीके से वही मतलब निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। आवृत्ति देखो जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी ना उतनी उसकी तीक्ष्णता होगी। एक तरीके से होती है भी तीव्रता ही है, ठीक है दोस्तों। तो ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीक्ष्णता का यानी कि अगर आप किसी लड़की की ध्वनि लोगे, लड़की जब चिल्लाएगी तो आपको पता है बहुत ही बारीक आवाज़ आएगी। वो बारीक आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि उसकी जो आवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लड़कियों की भाषा और जो लड़कों की भाषा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ध्वनि है मतलब वो इसलिए क्योंकि लड़कों की आवृत्ति कम होती है और लड़कियों की आवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए लड़कों की मोटी आवाज़ और लड़कियों की पतली आवाज़ होती है। क्लियर है दोस्तों? 11वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। देखो कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने फिजिक्स यानी कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों ये किया था आपके सीवी रमन ने। सीवी रमन ने कब? 1998 में, और 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। दोस्तों इनको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जा, मतलब इनका जो है रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? इन्होंने की थी, सर सीवी रमन ने, ठीक है। ये फिजिक्स में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। आपने भी पता है दोस्तों लेंज का नियम, ठीक है ना। लेंज का नियम आपने पढ़ा है ना, तो वही उसी से संबंधित थे। तो इन्होंने शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित किया था दोस्तों। क्लियर है? 13वां क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट आपका 14वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो अंतरिक्ष यान में सूर्य से दूर आकाश को किस रंग का देखते हैं? दोस्तों मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वी से जैसे ही आप आकाश में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ब्रह्मांड पूरा का पूरा काला दिखाई देगा। ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्लियर है दोस्तों? तो क्या होता है? काला दिखाई देता है आपको अंतरिक्ष, कैसा काला दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका कि 15वां क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? दोस्तों इसको हम बीन्स यानी कि सेम जो है, सेम में मैक्सिमम जो है नाइट्रोजन होता है, और वो जो है मतलब भूमि में नाइट्रोजनीकरण के लिए भी दोस्तों, मैं क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ सॉरी उसके लिए। तो ये दोस्तों नाइट्रोजनीकरण के लिए बीन्स यानी कि सेम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना। नेक्स्ट आपका मायोपिया उसे कहते हैं दोस्तों जो
जिसे निकट की तस्वीर तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दूर का जिसे दूर का कुछ नहीं दिखाया उसको मायोपिया कहते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है कि भाई उसे निकट का तो बिल्कुल क्लियर चमक रहा है, लेकिन उसे दूर का नहीं चमक रहा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई निकट है तो निकट का नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं है दोस्तों, अपोजिट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका 17वां क्वेश्चन कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? वो है आपका सौर ऊर्जा। आपको भी पता है दोस्तों, ब्रह्मांड में सौर ऊर्जा ना तो कभी खत्म होगी ना कभी नष्ट होती है दोस्तों। क्लियर, खत्म नष्ट एक ही बात है। तो भाई भारत के लिए क्या, ये तो पूरे विश्व के लिए क्या, पूरी पृथ्वी के लिए है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, अपारंपरिक। तो भाई हीरे रात में क्यों चमकते हैं, 18वां क्वेश्चन आ गया, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे, देखो दोस्तों, हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है दोस्तों। ये चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है किसी, चार आ गए ना इसमें, देखो 4 कार्बन, इस तरीके से देख लो आप। ये हीरा कैसा होता है, एक मिनट, हीरे ऐसा होता है ना, ये इस तरीके से होता है, देखो। ठीक है, क्लियर है भाई, 1 2 3 और 4, देखो ये चतुष्फलकीय बना रहा हूँ मैं, और ये मिल जाएंगे इस पे आगे, इस तरीके से होता है दोस्तों। क्लियर नहीं बन रहा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना, इसलिए वो क्या करता है, चमकता है। रात में क्यों चमकते हैं, वो दिन में भी चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन क्रिया। देखो ये जो मत्स्य है ना, मत्स्य, ये मछली, इसका मतलब मछली प्रजनन। ठीक है, उसकी क्या कहलाती है, तो इसको कहलाते हैं बाबू पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर, मछली पालन एक तरीके से जिसे कहते हैं, मछलियों को प्रजनन करवाने की क्रिया जो है वो पीसी कल्चर हो जाती है। क्लियर है। आपने भी देखा होगा दोस्तों, अगर आपके यहाँ देखो, इनको हमारी भाषा में जोड़ भी कहते हैं। जोड़ में अगर आप देखो तो भाई जिनका जोड़ होता है तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे करके बीज खिंडा देते हैं। बीज बोले तो वो बहुत छोटी छोटी सी मछलियाँ होती है, और वो इसी तरीके से प्रजनन करवाते हैं दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। क्लियर होगा दोस्तों, ये तो मैंने अभी बताया आपको, क्या है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका है। देखो दोस्तों, जो पर्णहरित यानी कि जो हरे पत्ते हैं, एक तरीके से देख लो, या हरा रंग है उनका प्रकाश संश्लेषण में, तो उसकी भूमिका क्या है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है ना, उसको एब्जॉर्व करते हैं। क्या करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि प्रकाश संश्लेषण को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधों पत्तियों का हरा रंग, ठीक है, पानी और उसके साथ क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ, जल के साथ अपना भोजन बनाते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और इसमें हरा रंग की भूमिका है दोस्तों, वो क्या करती है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है। क्लियर है, तो इज द राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कांच पर लिखने के लिए कॉन्टेजियस एक एसिड होता है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, हीरो को, कांच को जो है काट देता है, मतलब कांच पे ऐसे ऐसे डालेंगे तो ये पूरा का पूरा, उस पर आप नाम भी लिख सकते हैं अपना, इस तरीके से। क्लियर है दोस्तों, तो ये आप याद कर लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि कायिक स्पेशल, ये मैं आजकल बहुत गलती कर रहा हूँ दोस्तों। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है, क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इज द राइट आंसर। आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। हो सकता है ग्रुप डी में आपके ये डायरेक्ट यहीं से उठा के पूछ ले जाए। नेत्र रोग का चिकित्सक है दोस्तों, जो नेत्र रोग का चिकित्सक, यानी कि नेत्र रोग एक है, जैसे दोस्तों हम स्किन के लिए डर्मेटोलॉजी यूज़ करते हैं, दर्द निवारक के लिए हम रूमेटोलॉजी यूज़ करते हैं, जो हार्ट के रहते हैं उनको कार्डियोलॉजी, इस तरीके से दोस्तों ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, इस तरीके से आप 1-2 बार याद करोगे दोस्तों। क्लियर है, आपको याद हो जाएगा, रिपीट करोगे ना 1-2 बार तो नेत्र रोग को, मुझे भी याद नहीं आ रहा। चलो 25वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। देखो दोस्तों, जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है ना, आपने टेलीस्कोप सुना होगा, आप सोच रहे होगे इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। देखो दोस्तों, टेलीस्कोप का यूज़ जिस तरीके से किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए, कि भाई कितना आवेश है इसमें, कितना आवेश नहीं है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन,
कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय अचानक झुकता है। देखो आपने भी देखा होगा दोस्तों, अगर आप एक होता है देखो दायां हाथ, एक होता है बायां हाथ। बाएं हाथ पे जब आप चलते हैं तो वो झुका लेता है थोड़ी सी। क्यों झुकाता है? वो इसलिए झुकाता है कि ताकि उसका जो एक गुरुत्व केंद्र होता है ना दोस्तों हमारा, उसका एक आधार अंदर की साइड ही बना रहे और वो उसे गिरने से भी बचाता है। दोस्तों अक्सर आपने पहाड़ों में देखा होगा, पहाड़ों में तिरछी सड़क इस तरीके से बनाई जाती है, एक तरफ से उठाई हुई, और वो इसलिए बनाई जाती है ताकि उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अंदर की साइड ही लगे दोस्तों, और उससे वो गिरने से बचे। क्लियर है दोस्तों? तो 26वें का आंसर आपका हो जाएगा कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका 27वां क्वेश्चन कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों ये है नाइट्रोजन, वो भी 78%, और ऑक्सीजन कितनी है? 21%, और अन्य कितनी है दोस्तों? 1%। ठीक है दोस्तों, 78, 69 और 80। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? पूरी 1% मान अन्य आती है, अन्य। तो 78% और ऑक्सीजन पूछे तो 21%। 28वां क्वेश्चन कि पृथ्वी की भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इज O2, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही है भूप्रपटी पर। भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है? तो दोस्तों पाया जाता है ऑक्सीजन। क्लियर है। 29 है आपका कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो ये होता है 6 मांसपेशियों के द्वारा दोस्तों। और नेक्स्ट आपका हो गया पित्तल। क्या है? पित्तल एक मिश्रण है दोस्तों। देखो आज के लिए मैं 30 क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इस 30 से आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो पित्तल क्या है? पित्तल है दोस्तों मिश्रण है आपका। ठीक है, मिश्रण कहते हैं जब दो मेटल आपस में मिलते हैं, तो एज ए मिश्रण, मिक्सचर जिसको बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आज के लिए इसमें हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी 31 से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो बनवाना या फिर ट्रिक से वीडियो बनवाना एज ए कमेंट। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।